नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 हिंदी कोर के मोस्ट VVI वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि जो आपका आने वाला सब्जेक्ट है उसका भी चैनल के माध्यम से आपका कंप्लीट तैयारी करवा सकूं। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूंगा कि इससे पहले वाले वीडियो में आपका जो MCQ का महातांडव वीडियो था उससे भी आपका अपलोड कर दिया गया है, और ये जो महातांडव वीडियो है ये आपका दोनों बुक का सेपरेट वीडियो अपलोड किया गया है। मतलब वितान बुक का अलग वीडियो अपलोड किया गया है और जो आपका आरोह बुक है उसका अलग वीडियो अपलोड किया गया है। तो आप लोग वो दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उतना करने के बाद आपका जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और एक क्वेश्चन को आप हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि असोदर बाबू सरल और सादगीपूर्ण जीवन के समर्थक हैं, सिद्ध कीजिए। आप लोगों ने जो चैप्टर है आपका सिल्वर वेंडिंग, इस चैप्टर को आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। उसमें आपका एक किरदार रहता है असोदर बाबू, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो असोदर बाबू थे ये पुराने परंपराओं को मानते थे, यानी कि एक सरल और सादगीपूर्ण जीवन के समर्थक थे। यानी कि ज्यादा एक नहीं होता दिखावापन, हाई हील वाला, मतलब एक तरह से बहुत ही ज्यादा रहीसी टाइप का, उस तरह से नहीं थे। एकदम सरल और सादगीपूर्ण जीवन के समर्थक थे। तो वो किस आधार पर हम कह सकते हैं कि असोदर बाबू आपका एक सरल और सादगीपूर्ण जीवन के समर्थक थे, उसी के बारे में लिखना है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को 2 और 3 तरह से आपका और भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? इसी को घुमा करके कि असोदर बाबू क्या चाहते थे, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताएं। तो और भी इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि असोदर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं को लिखें। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं एक ही क्वेश्चन को आपका 3 से 4 तरह से पूछा जा सकता है घुमा करके। बस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपका एक ही जैसा होगा, ठीक है, वही चैप्टर वाला। चलिए इसके आंसर को देखते और समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए बच्चों, सरलता और सादगी असोदर बाबू के संस्कारों में घर बना चुकी थी। मतलब कि जो सरलता और सादगी है ये असोदर बाबू के जो संस्कार थे उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुके थे। वे सरल सदा जीवन जीने के चाहते थे, यानी कि वे सरल और सादा जीवन, ज्यादा ताम झाम वाला जीवन नहीं, ज्यादा दिखावटी वाला जीवन नहीं जीना चाहते थे। साइकिल पर ऑफिस जाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। आपको मालूम होना चाहिए कि असोदर बाबू क्या थे, अपने सचिवालय में ये आपका एक सेक्शन ऑफिसर थे, यानी कि बहुत ही अच्छे पद पर थे। फिर भी ये अपना ऑफिस साइकिल से ही जाते थे, ठीक है। उसमें साइकिल से जाने में उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, बल्कि इनके जो पुत्र पुत्री थे ये भी बोलते थे कि आप साइकिल क्यों लेते हैं, आप इतने बड़े ऑफिसर हैं, आप स्कूटर लेकर के जाइए। लेकिन ये फिर भी नहीं जाते थे क्योंकि सादगीपूर्ण जीवन के बहुत ही अच्छे समर्थक थे। आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि वे फटा हुआ पुलोवर पहनकर दूध लाने जाते थे, तो इसमें उन्हें कोई असुविधा नहीं होती थी। वे आधुनिक साधनों और उपकरण को जुटाने की होड़ में नहीं पड़ते थे। देखिए कुछ नया आता है हमारे जीवन में तो हम लोग उसे, जैसे एसी कूलर हो गया, तो हम लोग उसे जुटाने के लिए भागते हैं। लेकिन जो असोदर बाबू थे ना, ये कुछ भी नया आया हुआ है, कुछ भी आधुनिक उपकरण आया, आधुनिक साधन आया हुआ है, उसके पीछे ये नहीं भागते थे, क्योंकि ये सरल जीवन के सहज व्यक्ति थे। वे दहेज में मिली घड़ी को बदलना नहीं चाहते थे। सोचिए इसका सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग मतलब क्या होता है? शादी के 25 साल लगभग पूरे होने वाले हैं और इनके जो दहेज में जो घड़ी मिली थी ये भी ये नहीं बदलना चाहते थे। उनकी पत्नी का स्लीवलेस ब्लाउज, ऊंची हील की सैंडल आदि पहनना असोदर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगता था, मतलब कि खराब लगता था। ये वर्ड आप लोग जरूर लिखिएगा क्योंकि किताब में लगभग आपको 10 से 15 बार ये वर्ड मिल जाएगा चैप्टर में, समहाउ इम्प्रॉपर, समहाउ इम्प्रॉपर, ठीक है। तो इस तरह से सजा सजा के लिखिएगा ना तो नंबर आपको अच्छा से मिल जाएगा, फुल में फुल मिल जाएगा। आप लोग सुनते होंगे कि हिंदी में कोई फुल में फुल नंबर नहीं उठा पाता है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो हिंदी में फुल में से फुल नंबर उठाए हुए हैं। तो बस जो वर्ड आया वो 2-4 वर्ड एकदम अच्छा वर्ड चुन के डालना है और अच्छे से सजा करके इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। फिर लिखना है कि कुल मिलाकर असोदर बाबू सरल और सादगीपूर्ण जीवन के समर्थक
थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से जोड़ भी सकते हैं, मतलब क्वेश्चन के अनुसार लास्ट में जोड़ देना है कि इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यशोधर बाबू सरल और सादगीपूर्ण जीवन के समर्थक थे। अतः यह सिद्ध होता है इससे, अतः इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अतः इन बातों से सिद्ध होता है कि यशोधर बाबू आपका सरल और सादगीपूर्ण जीवन के समर्थक थे। बात समझ रहे हो ना? आपको मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, चाहता तो सिर्फ आंसर बताता निकल देता। ठीक है, ताकि मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाए तो आप लोग उसे एडजस्ट करके लिख सको और आपका नंबर आ सके। बात समझ रहे हो ना मेरे भाई? हाँ, चलिए क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यशोधर बाबू परिवार के बावजूद स्वयं को अधूरा क्यों मानते थे। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे जनरेशन गैप के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। देखिए, उनके जो पत्नी थी, बेटी थी, बेटा थी, ये काफी ज्यादा आधुनिकता का जीवन जीता था और यशोधर बाबू पुराने जीवन ही जीते थे, यानी कि कह सकते हैं सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। तो उनके बीच जो गैप आया था ना, इसी गैप की वजह से यशोधर बाबू को लगता था कि वह अकेला है, अधूरा है, उनका कोई परिवार नहीं है। ठीक है, तो उसी के बारे में लिख देना है कि यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को मानने वाले हैं, जबकि उनका सारा परिवार आधुनिक विचारधारा का है। पीढ़ीगत अंतराल यानी कि जनरेशन गैप के कारण परिवार के साथ तालमेल ना बिठा पाने के कारण वे स्वयं को अधूरा मानते थे। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि खेतों में आनंदा क्या काम करता था। आप लोगों ने झुंझ जो चैप्टर है, ठीक है, जो कि आनंद यादव के द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि झुंझ चैप्टर में किस प्रकार से लेखक के पिताजी लेखक को स्कूल जाने नहीं देते हैं, वो खेतों में काम करते हैं और खुद घूमते हैं। ठीक है, तो खेतों में आनंदा क्या काम करते थे उसी के बारे में लिखना है। तो देखिए, खेतों पर आनंदा सारे दिन निराई गुड़ाई का काम करता था, वह फसलों की रक्षा भी करता था, ईख पेरने के लिए वह कोल्हू भी चलाता था। एक तरह से कोल्हू क्या होता है, जो एक मतलब क्या हुआ आपका जो नहीं कहते गन्ना जी, तो गन्ना से एक तरह से जो गुड़ बनाने की प्रक्रिया होती है ना, वही मशीन टाइप का होता है, उसी को कोल्हू कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा उसे भैंसें भी चरानी पड़ती थी, इसके बावजूद उसे पिता का गुस्सा भी झेलना पड़ता था। भैंस भी चराता था, कोल्हू भी चलाता था, निराई गुड़ाई का काम करता था, फसल की रक्षा करता था। ठीक है, और वो पिताजी का जो गुस्सा है उसे भी उसे झेलना पड़ता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, थोड़ी सी सर्दी हो गई है, रुकिए। सॉरी, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई थी। आपको चैप्टर का नाम होगा, मालूम है होगा कि चैप्टर कौन से चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन, तो बोलिएगा सर भक्तिन चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और भक्तिन चैप्टर के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है। जिसमें भक्तिन कौन है? तो भक्तिन एक काम करने वाली लेडीज है। ठीक है, जो कि महादेवी वर्मा के पास काम करने के लिए गांव से आती है। तो वही पूछा जा रहा है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई थी। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। देखिए, भक्तिन के प्रभाव में आकर लेखिका देहाती हो गई थी। लेखिका मतलब महादेवी वर्मा, दोनों एक साथ बहुत समय तक रही, लेकिन भक्तिन लेखिका के प्रभाव में ना आ सकी। यह अवश्य हुआ कि लेखिका को भक्तिन के प्रभाव में आना पड़ा। देहाती खाने की अनेक प्रकार की विशेषताएं बता कर देहाती खाने का आदी बना दिया। यानी कि जो भक्तिन थी ना, ये लेखिका को देहाती जितने भी देहाती खाने होती है, ये सारा खाना का विशेषता बता करके इससे ये होगा, इससे ये होता, बहुत ही अच्छा लगता है। तो लेखिका भी उस खानों की यानी कि उन खानों का, देहाती खानों का आदी हो गई थी। ठीक है, लेखिका वह शहरी भाषा नहीं सीख पाई, यानी कि जो लेखिका की जो शहरी भाषा थी वो भक्तिन नहीं सीख पाई, लेकिन लेखिका उसकी देहाती भाषा सीख गई। लेखिका के अनुसार वह जीना सीख लिया था। लेखिका के अनुसार जो है वह उसके अनुसार जो है आपको वो जीना सीख ली थी। एक तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेखिका एक तरह से भक्तिन के आ जाने से देहाती हो गई थी, क्योंकि उनकी भाषा को सीख गई थी, उनके खान पान को सीख गई थी, देहाती खाना के आदी हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। तो देखिए, पानी दे गुड़धानी दे का बहुत गहरा संबंध है। पानी मात्र पीने की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, वह अनाज उगाने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसान जब तक खेतों में धान, गेहूं, ज्वार, गन्ना, बाजरा इत्यादि के बीज डालते हैं तो वह मेघों से पानी की आस लगाता है। खेतों में जब वर्षा होती है तो फसल लहलहाती है। इसी फसल से हमें विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त होती है। गुड़धानी चावल तथा गुड़ से बनता है, अतः पानी के साथ साथ गुड़धानी भी खाने को मिलती है, इसलिए पानी के साथ साथ गुड़धानी की भी मांग की गई है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि एक तरह से गुड़धानी कह सकते हैं, एक तरह से
चावल से गुड़ से बनता है, ठीक है, गुड़धानी, और चावल गुड़ किस तरह से उगाया जाता है, गन्ना आपका पानी से ही। तो इन दोनों का संबंध है, इस वजह से यहाँ पे इस तरह से कहा गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन सिंह पहलवान ढोल क्यों बजाता था। आपको मालूम होना चाहिए कि जो लुट्टन सिंह पहलवान का ढोलक चैप्टर लिया गया है, जो लुट्टन सिंह था इसके 2 पुत्र थे। गांव में महामारी फैल जाती है, हैजा और डायरिया एक तरह से, ठीक है, जिसमें गांव के लगभग लोगों की मृत्यु हो जाती है। और आपका जो लुट्टन सिंह है, लुट्टन सिंह के 2 बेटे थे, उनके दोनों बेटों की मृत्यु हो जाती है, फिर भी वह अपने ढोलक को शाम को बजाता था। तो ऐसा क्यों करता था, उसी के बारे में लिखना है। तो देखिए गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल इसलिए बजाता था ताकि अपनी हिम्मत ना टूटने का पता लोगों को दे सके, यानी कि उनके अंदर अभी भी हिम्मत बता हुआ है, इस वजह से वह अंतिम समय तक अपनी बहादुरी और दिलेरी का परिचय देना चाहता था। ढोल के साथ उसके हृदय का नाता जुड़ गया था, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो लुट्टन सिंह पहलवान है अपने गुरु किसे मानता था, ढोल को ही अपना गुरु मानता था, क्योंकि वो ढोल से ताक ढींग से ही उसको एक तरह से उसे सीखा था कि किस तरह से दूसरे पहलवान को पटकना है, किस तरह से दूसरे पहलवान को मात देना है। तो ढोल से उसके हृदय में गहरा नाता जुड़ गया था और वो लोगों को दिखाना चाहता है कि उसके अंदर अभी हिम्मत बचा हुआ है, उसके अंदर हिम्मत नहीं टूटा हुआ है, अपने बहादुरी और दिलेरी का परिचय देना चाहता था, ठीक है, इस वजह से। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप ना मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क है, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने जो श्रम विभाजन चैप्टर आप लोगों ने पढ़ाई होगा, ठीक है, जिसमें जाति प्रथा के बारे में बताया गया है और भीमराव अंबेडकर इस चैप्टर के लेखक का नाम है। तो वहां पे जाति प्रथा को ही श्रम विभाजन का एक रूप ना मानने के पीछे अंबेडकर का क्या तर्क था उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो देखिए जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर के निम्नलिखित तर्क है। क्या क्या तर्क था, पहला तर्क आप लोग यहाँ पे पॉइंट देकर के भी लिख सकते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी काम करता है, ठीक है। सभ्य समाज में श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में विभाजन अस्वाभाविक है, इसे नहीं माना जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना किसी दूसरे के द्वारा उसके लिए पेशा निर्धारित किया जाए, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि जाति प्रथा मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। जिस प्रकार से एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, कुम्हार है तो उसको जाति प्रथा सिर्फ कुम्हारगिरी करने के लिए बता देता है कि घड़ा बनाने आपका और भी खपरा बनाने के लिए, ठीक है। अगर ठाकुर है यानी कि जो बाल दाढ़ी छिलता है तो उसको उसकी जाति उसको एक ही जाति पैसा उसे एक ही पैसे में बांध देता है, मतलब कि एक ही काम बांध देता है, ठीक है। भले ही वह उस पैसे के लिए अनुपयुक्त या अपर्याप्त क्यों ना हो, इससे उसके भूखे मरने की नौबत आ सकती है। इस प्रकार अंबेडकर ने यह तर्क बताते हुए श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से मुक्त कहा है, ठीक है। मुका कहा है मतलब एक तरह से कह सकते हैं गंभीर दोषों से पीड़ित कहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का मनुष्य पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। ये बाजार चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। यानी कि जो बाजार का जादू है ये मनुष्य पर चढ़ने और उतरने पर क्या असर पड़ता है उसके बारे में लिखना। चढ़ने पर क्या करता है, ज्यादा सामान की खरीदारी कर लेता है, उतरने पर बाद में एहसास होता है अरे यार इतना नहीं खरीदना चाहिए था, ठीक है, उसी के बारे में लिखना है। तो देखिए बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं को मोह के जाल में फंस जाता है, ठीक है। बाजार के, यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ना था, इसी में लिख देना था, पता नहीं टाइप हो गया, मिस टाइप, ठीक है। यहाँ लिखना है बाजार के इसी आकर्षण के कारक ग्राहक सजी धजी चीजों को आवश्यक ना होने पर भी खरीदारी के विवश हो जाता है। इस मोह जाल में फंसकर वह गैर जरूरी वस्तुएं भी खरीद लेता है, परंतु जब यह जादू उतरता है तो उसे ज्ञान होता है कि जो वस्तुएं आराम के लिए खरीदी थी उल्टा वे उसके आराम में खलल डाल रही है, ठीक है। मतलब बाद में जब बाजार की जादू उतरता है तो पता चलता है भाई साहब ये सब नहीं खरीदना चाहिए था, जो हम आराम के लिए खरीदे हैं वो हमारे आराम में ही खलल डाल रही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बसंत पाटिल से प्रभावित होकर के लेखक ने क्या किया, ठीक है। तो देखिए बसंत पाटिल से
बसंत पाटिल बहुत ही होशियार छात्र था, यानी कि जो आनंद आदव है चैप्टर जूझ चैप्टर का, तो वहां पे लेखक के कक्षा में एक स्टूडेंट रहता है, टॉपर स्टूडेंट, जिसका नाम रहता है बसंत पाटिल। ठीक है, तो उसी से प्रभावित होकर के लेखक क्या क्या करते हैं उसी के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो ये लिखना है कि बसंत पाटिल बहुत ही होशियार था, वह शांत स्वभाव का था, उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे, यानी कि जो टीचर सवाल देते थे वो सही बनाता था, उसकी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मन लगता था, वह घर से पूरी तैयारी करके आता था, कक्षा अध्यापक यानी कि क्लास टीचर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था, वह मास्टर के पास पहली बेंच पर बैठता था, वह दूसरों के सवालों की जांच भी कर लेता था और इस तरह कक्षा में उसका बहुत सम्मान था। इस सब कारणों से लेखक बसंत पाटिल से दोस्ती करना चाहा और दोस्ती भी बाद में कर लेता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से लिखना था कि किस इस प्रकार से वो प्रभावित होता है लेखक। आगे देखिए अगला क्या है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे, उसी के बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो देखिए सिंधु सभ्यता एक साधन संपन्न सभ्यता थी, परंतु उसमें राज सत्ता या धर्म सत्ता के चिन्ह नहीं मिलते हैं। वहाँ की नगर योजना, वास्तुकला, मोहरों ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एक रूपता द्वारा उनमें अनुशासन देखा जा सकता है कि उनका समाज किस प्रकार से था। वहाँ की सड़कें जो देखिएगा तो काफ़ी सीधी थी, एक सड़कें जो थी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, घर के बगल में नालियाँ बनी हुई थी। ठीक है, यानी कि वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था आदि थी ये बहुत ही अच्छा थी, उसमें एक रूपता पाई जाती थी, साफ सफाई था, जल व्यवस्था के लिए नलियाँ बनी हुई थी, वास्तुकला बहुत ही अच्छा था, वहाँ की नगर योजना बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आपका साधन संपत्ति पर उसमें भव्यता का आडंबर ही था। ठीक है, नहीं था, उसको यहाँ पे नहीं होगा, आडंबर नहीं था। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया। ठीक है, जो साफिया का भाई था, साफिया भारत से पाकिस्तान जाता है, तो यहाँ पे जो भारत में एक लेडीज रहती है, ठीक है, वो क्या कहती है साफिया से, एक चुटका हमारे लिए लाहौरी नमक ला देना। ठीक है, तो साफिया जब अपने भाई से नमक की पुड़िया ले जाने के लिए कहता है तो वो मना कर देता है। क्यों कहता है, तो देखिए यहाँ पे साफिया का भाई एक बहुत ही बड़ा पुलिस अफसर था। ठीक है, वह कानून कायदों से भली भांति परिचित था, वह जानता था कि लाहौरी नमक ले जाना स्वार्थ गैर कानूनी है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश से इसे ले जाए तो यह कानून के खिलाफ किया गया कार्य बन जाता है, यानी कि यह कानून है कि कोई देश एक देश से दूसरे देश नमक को नहीं ले जा सकता है। ठीक है, और इसके भाई जो थे पुलिस ऑफिसर थे साफिया का भाई, और इससे वो भली भांति परिचित थे, इस वजह से इसलिए उसने अपनी बहन साफिया को नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया, यानी कि मत ले जाइए, इससे कहा। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन कस्टम कार्यों की जांच में पकड़ी जाए और बाद में दिक्कत हो। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भक्तिन अपना स्वाभाविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो भक्तिन है, भक्तिन का असली नाम क्या था, बोलिएगा सर लक्ष्मी था, तो इसी को लक्ष्मी भी कहा जाता है। ठीक है, तो भक्तिन अपने वास्तविक नाम को छुपाती थी क्योंकि लक्ष्मी क्या होती है, लक्ष्मी क्या होती है, धन की देवी होती है। ठीक है, लेकिन जस्ट इसके उल्टा भक्तिन के पास ना ही कोई धन था ना ही कोई ज्यादा संपत्ति था। ठीक है, अगर संपत्ति रहता तो ये दूसरे के घर में काम करने के लिए नहीं ना आता जी, इस वजह से ये लाज के मारे अपने नाम को लोगों से छिपाती थी। ठीक है, तो उसी के बारे में लिखना है। देखिए कि भक्तिन का स्वाभाविक वास्तविक नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थ है धन की देवी, लेकिन नाम के अनुसार लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था, वह गरीब था, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छुपाना चाहती थी। लेखिका महादेवी वर्मा ने उसके गले में कंठी माला को देख करके उसका नामकरण किया था, क्योंकि लक्ष्मी ने अपना नाम लक्ष्मी नाम पुकारने की प्रार्थना लेखिका से की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जूझ कहानी के लेखक को कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली। जूझ कहानी के लेखक का नाम क्या है पहले ये बताइए। तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, आनंद आदव है। ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छे शुरू में पढ़ने नहीं दिया जाता है उसको, फिर बाद में वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अपने टीचर से प्रभावित होकर के जो मराठी टीचर थे, कौन थे, सौंदर्यलेखकर जी। ठीक है, उससे प्रभावित होकर के वो क्या करते हैं, अपनी मतलब एक तरह से क्या करते हैं वो कहानी कविता लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे प्रेरणा मिली उसी के बारे में लिखना है कि मराठी टीचर से वो क्या होता है, प्रभावित होता है। तो देखिए लिखा गया है कि जूझ कहानी के लेखक के मन में कविताएं रचने की प्रेरणा स्रोत उनके मराठी शिक्षक सोंद लगेकर रहे हैं। लेखक मराठी शिक्षक की कला व कविता सुनने की शैली से काफी प्रभावित हुआ
उसे महसूस हुआ कि कविता लिखने वाले भी हमारे जैसे मनुष्य ही होते हैं। कविता रस लय छंद के आधार पर गाई जाती है। कविता सुनने की कला, सुनाने की कला, ध्वनि, गति, चाल आदि सीखने के बाद की जाती है। कवि रुकिए बच्चों, सॉरी, चलिए सर्दी हो गई है थोड़ा, इस वजह से, फिर भी आप लोगों का एग्जाम है, इस वजह से मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर से आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे। कहाँ तक थे हम लोग? यहाँ तक। ठीक है, उसे महसूस हुआ कि कविता लिखने वाले भी हमारे जैसे क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं। कविता रस लय छंद के आधार पर गाई जाती है। कविता सुनने की कला, ध्वनि, गति, चाल आदि सीखने के बाद लेखक को लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव, खेतों से जुड़े कई देशों पर कविता बना सकता है। वह भेष सराते सराते फसलों या जंगली फूलों की तुकबंदी करने लगा। वह हर समय कागज व पेंसिल रखने लगा। वह कविता लिखकर अध्यापक को दिखाने लगा। इस प्रकार लेखक के मन में कविता लिखने के प्रति रुचि उत्पन्न हुआ था। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एन फ्रैंक कौन थी, उसकी डायरी क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखिए एन फ्रैंक एक यहूदी परिवार की लड़की थी। हिटलर के अत्याचारों से उसे भी अन्य यहूदियों की तरह जीवन बचाने के लिए 2 वर्षों से अधिक समय तक अज्ञातवास में रहना पड़ा था। इस दौरान उसने अज्ञातवास की पीड़ा, भय, आतंक, प्रेम, घृणा, हवाई हमले का डर, किशोर अवस्था के सपने, अकेलापन, प्रकृति के प्रति संवेदना, युद्ध की पीड़ा आदि का वर्णन अपने डायरी में किया है। यह डायरी यहूदियों के खिलाफ अमानवीय दमन का पुख्ता सबूत है। इस कारण यह डायरी प्रसिद्ध है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है और आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आपका और भी वीडियो आएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है। एक दिन में 3 ही वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है और आप लोगों को एग्जाम को देखते हुए हम लोग यहाँ पे एक दिन में 7 से 8 तो 10 वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, उसमें आप लोग जुड़ जाइए ताकि आप लोगों की जो तैयारी है और बेहतर हो सके, आप लोगों को पता चल सके कि कौन सा वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए वही क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन पे आते। क्वेश्चन क्या है कि फणेश्वर नाथ रेणु और महाकवि तुलसीदास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। वैसे तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट वही बता रहा हूँ, बाकी बात आप लोग क्या कीजिए, आपकी किताब में जितने भी राइटर हैं इसे 5 से 6 क्वेश्चन आ जाता है जी। राइटर हैं और उनके जो द्वारा लिखे गए चैप्टर है वो सारा आप लोग याद कर लीजिए, इससे पक्का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फणेश्वर नाथ रेणु की 2 रचना कौन कौन से हैं? एक जुलूस है, एक है महिला आचरण। ठीक है, और तुलसीदास की 2 रचना कौन कौन से है? तो रामचरितमानस है और आपका विनय पत्रिका है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन हुआ बच्चों, और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसे जरूर कर लीजिएगा। लेटर राइटिंग का ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेटर राइटिंग के ट्रिक को भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।